दोस्तों, यह बेपनाह मोहब्बत कहानी का भाग 7 है। भाग 6 तक ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है। आप उस कहानी को जरूर वॉच करें ताकि आपको आगे की कहानी समझ में आए, और उम्मीद करती हूँ कि आपको कहानी बहुत अच्छी लग रही होगी। गांव वालों में क्रोध भर गया था। वह नैना और उसके पापा को गुस्से से देख रहे थे। देखो कैसे निर्लज होकर बैठा है, अपने बेटे की गलती पर पर्दा डालते रहा। पहले तो जुआ और शराब की लत थी उसे, अब हमारे गांव को बदनाम कर दिया। अब किसी की शादी विवाह में ऑर्केस्ट्रा नहीं आ पाएगा। राजेश जी को ऐसा सदमा लगा था कि वह सुन्न होकर बैठ गए थे। नैना अपने पापा को घर लाती है। उसकी मम्मी ऐसी हालत देख पूछती है, क्या हो गया है? कल रात से प्रकाश गायब है, कहाँ है वो? कुछ खबर मिली उसकी? मैं कब से उसे कॉल लगा रही हूँ, लेकिन उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। और यह गांव में कैसी हंगामा मची हुई है? नैना और राजेश जी खामोश थे, क्या बताते। गांव के लोग उसके घर में ईंट पत्थर फेंक रहे थे, भला बुरा कह रहे थे। राजेश जी जो एक समय अपने गांव के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, आज समय उन्हें सभी के नज़रों से गिरा दिया था। उधर प्रकाश राकेश से कहता है, जीजू मैंने कुछ नहीं किया है, मैं निर्दोष हूँ। राकेश उससे कहता है, क्या सबूत है कि तुम निर्दोष हो? देखो अब कानून ही फैसला करेगा, लेकिन अभी तो सारे सबूत तुम्हारे ही खिलाफ है। प्रकाश कहता है, ठीक है जीजू, मुझे एक बार नैना से मिलना है। लेकिन राकेश उसकी बातों को इग्नोर कर गांव में पहुंचता है। ऑर्केस्ट्रा वाले अभी तक हंगामा कर रहे थे। राकेश उन्हें समझाकर वापस भेज देता है और लड़की के परिवार वाले से कहता है, आपकी बेटी की बॉडी पोस्टमार्टम के लिए जाने वाली है, आखिरी बार उसे देख लीजिए। उसके परिवार वाले ने पोस्टमार्टम से इनकार कर दिया। वह बोले, जब मुजरिम आंखों के सामने ही है तो पोस्टमार्टम से क्या मालूम कर लोगे? पहले ही उसके शरीर के साथ ऐसी दरिंदगी की गई है, अब और नहीं। हमें अपनी बेटी का दाह संस्कार करना है, हमें बस न्याय चाहिए। राकेश उनसे कहता है, आप न्याय की चिंता मत कीजिए, मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपकी बेटी की मुजरिम को जब तक फांसी के फंदे पर न लटका दूँ तब तक मैं भी शांत नहीं बैठने वाला हूँ। सुबह से रात हो गई, लेकिन नैना की घर की स्थिति और भी बदतर होते चली गई। कोई प्रकाश से मिलने जेल तक नहीं गया। नैना की माँ अपने बेटे के बारे में पूछती रही, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। राकेश राजेश जी से कहता है, पापा सारे सबूत प्रकाश के खिलाफ है, इस बार मैं चाह कर भी उसे बचा नहीं पाऊंगा। गांव वालों में अलग ही गुस्सा और आक्रोश है, बेल मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से। राजेश जी अपनी मौन को तोड़ते हुए कहा, नहीं, कोई बेल की ज़रूरत नहीं है उसे, बल्कि उसे फांसी पर लटका दो। वह मेरा बेटा हो ही नहीं सकता है, ऐसी औलाद का ना होना ही ठीक है। काफ़ी देर अपनी आंसू को कंट्रोल किए थे राजेश जी ने, जो कहते ही फूट पड़े। लेकिन नैना को अपने भाई से मिलना था। वो अगले दिन पुलिस स्टेशन गई। प्रकाश उसे देखते ही रो पड़ा। नैना मुझ पर कोई विश्वास नहीं कर रहा है, लेकिन मैं तेरी कसम खाकर कहता हूँ कि ऐसा घिनौना हरकत मैं नहीं कर सकता हूँ। नैना ने पूछा, आपने मुझसे पहले भी वादा किया था कि आप शराब को हाथ नहीं लगाएंगे, फिर आप पर कैसे भरोसा करूँ? गांव वाले पापा को कितना भला बुरा कह रहे हैं, इसका अंदाज़ा भी नहीं है आपको। प्रकाश ने कहा, मेरी बात मानो, मैं जुआरी और शराबी हो सकता हूँ, लेकिन रेपिस्ट नहीं। यह सच है कि मैंने शराब पिया था, बहुत कोशिश की थी खुद को रोकने की, लेकिन भाग गया था। दोस्तों ने कहा तो पी ली। उसके बाद मुझे कुछ भी याद नहीं कि मैं वहाँ कैसे पहुँच गया। सबने अपनी आंखों से वहाँ उस लड़की के साथ आपको देखा है भैया, कौन भरोसा करेगा? और रही बात मेरी, मैं एक लड़की हूँ, मेरा ज़मीर मुझे इजाज़त नहीं देता कि मैं आप पर भरोसा करूँ। लेकिन भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि यदि आप सच में निर्दोष है तो आपको कुछ भी ना हो। राकेश दूर से ही उनकी बातें सुन रहा था। मन में सोचता है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। वह अपने एक कांस्टेबल को इशारा कर प्रकाश से पूछताछ के जरिए उसे बुरी तरह से पीटने का आदेश देता है और खुद थाने से बाहर निकल आता है। नैना इधर उसके उन दोस्तों से मिलने जाती है जो उस रात प्रकाश के साथ में थे, लेकिन उसके दोस्त उसे कुछ भी बताने से इनकार कर देते हैं और साथ में उसके परिवार वाले नैना के मुंह पर दरवाज़ा बंद कर देते हैं। कोई उसकी मदद नहीं करना चाह रहा था। यदि किसी लड़के पर रेपिस्ट का धब्बा लग जाए तो सजा पूरे परिवार को ही मिलता है। यहाँ भी नैना के पूरे परिवार को गांव वाले ने बहिष्कार कर दिया था। नैना के परिवार वाले का बाहर निकलना मुश्किल हो गया था। इधर पुलिस प्रकाश को खूब मारती है ताकि वो अपना जुर्म कबूल कर ले, लेकिन मार खाने के बाद भी प्रकाश जुर्म कबूल नहीं करता है। नैना के पापा पूरी तरह से टूट चुके थे। वह न किसी से कुछ बात करते, न ही कुछ खाते पीते। अंदर ही अंदर उनका गम उन्हें खाया जा रहा था और यह बात नैना समझ रही थी। वह बोली, पापा मुझे नहीं मालूम कि कौन सच कह रहा और कौन झूठ बोल रहा है।
कभी कभी लगता है कि आंखों देखी बात भी गलत साबित हो सकती है और मन में अलग ही दुविधा है। मुझे अभी भी याद है कि यदि अपने गांव में कोई किसी लड़की को छेड़ देता तो भैया सबसे पहले उसकी खबर लेने जाते। मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि भैया ऐसी भी कोई गंदी हरकत कर सकते हैं। राजेश जी ने कहा, हर माँ बाप को और उसके परिवार को यही लगता है कि उसका बेटा सीधा है, लेकिन सच क्या था वो तो हमने अपनी आंखों से देखा। और रही बात मन की, मन तो मेरा भी यही कहता है कि प्रकाश निर्दोष है, वो ऐसा कोई भी घिनौनी हरकत नहीं कर सकता है। लेकिन समझ में नहीं आता है कि आंखों का देखा हुआ सच मानूं या मन का कही हुई बात। नैना ने अपने मन के साथ जाने का फैसला किया और वो लड़की के परिवार से मिलने का भी फैसला लिया। लेकिन उससे पहले वो उस गोदाम में गई जहाँ से यह सब शुरू हुआ था। इधर कांस्टेबल राकेश से कहता है, सर मुझे तो लगता है कि वो निर्दोष है। आप ही जरा सोचिए, पुलिस कितना मार खाने के बाद भी उसने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। नैना पूरे दिन उस गोदाम की छानबीन करती रही, लेकिन वहाँ उसे कुछ भी हाथ नहीं लगा। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सारे सबूत को अच्छी तरह से मिटा दिया गया है। नैना वापस अपने घर आती है। तब तक रात हो चुकी थी। वो आंखें बंद करके अपने दिमाग पर जोर देने की कोशिश करती कि कहीं तो कुछ उसे सबूत मिले। तभी अचानक उसे याद आता है कि रात के 1 बजे तक भैया तो उसके साथ ही भोज में शामिल थे, यानी कि जो भी घटना हुई है रात के 1 बजे के बाद ही हुई है। ताजुब की बात यह है कि परिवार वालों ने पोस्टमार्टम से इनकार किया तो पुलिस ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। पोस्टमार्टम तो करना ही पड़ता है, क्योंकि वही तरीका था सच मालूम करने का कि भैया ने रेप किया भी है या नहीं। कुछ तो ऐसा है जो सामने है और मुझे दिख नहीं रहा है। मुझे एक बार अपने भैया का भी पक्ष सुनना चाहिए। दूसरी तरफ सिद्धार्थ अपनी कंपनी का हेड मैनेजर बन गया था। उसके कदम सफलता की एक एक सीढ़ी चढ़ रही थी और इस सफर में त्रिशा हर कदम पर उसका साथ दे रही थी। पूरे 5 दिन हो गए थे प्रकाश के जेल गए हुए। सुबह हो गई। नैना की मम्मी ने कहा, नैना यह देख, वह लड़की देखने जानी है ना प्रकाश के लिए, उसके मुंह दिखाई में कुछ तो देना होगा। तू तो जानती है कि अब हमारी हालत पहले जैसी तो है नहीं, इसलिए मैंने अपने कुछ पुराने गहने के बदले नए गहने लेकर आई हूँ। बता कैसा है, कुछ कमी तो नहीं लग रहा है ना। नैना अपनी आंसू छुपाए खामोशी से अपनी माँ की बात में अपनी मर्जी शामिल कर रही थी। नैना ने अपनी माँ को यही बताया था कि प्रकाश 2-4 दिनों के लिए कुछ काम के सिलसिले से बाहर गया है। अरे नैना यह बता, कुछ दिनों से गांव की कोई भी महिला घर पर न आती है, न ही तुम्हारे पापा से कोई मिलने आया। कब से कमला काकी को फ़ोन लगा रही हूँ कि जरा आकर देख लेती। बड़ी बुजुर्ग है, कुछ कमी ना रहे। रिश्ते की बात है, कोई ऊंच नीच ना हो जाए, लेकिन किसी से बात ही नहीं हो पा रही है। नैना ने अपनी मम्मी से कहा, शांत हो जाओ मम्मी, आजकल गांव के लोग थोड़े बिजी हो गए हैं ना, किसी को फुर्सत ही नहीं किसी के लिए। मुझसे काकी मिलेगी तो मैं उनसे शिकायत लगा दूंगी। आपको किसी को फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, बस अब पापा का ख्याल रखा कीजिए। नैना मन में कहती है, मुझे माफ़ कर देना मम्मी, आपसे सच छुपा रही हूँ, लेकिन कैसे कहूँ कि लड़की वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया है। नैना ने कहा, मम्मी वहाँ रिश्ता करना ठीक नहीं है। उसकी मम्मी ने बड़ी हैरानी से देखा और पूछा, क्यों ऐसी अशुभ बातें कर रही है, सब कुछ होने के बाद तू ऐसा कह रही है। मम्मी वह क्या है ना, मुझसे लड़की ने बात की थी, उसने कहा कि वो किसी और को पसंद करती है, लेकिन उसके घर वाले यहाँ ज़बरदस्ती रिश्ता करना चाह रहे हैं, इसलिए आप लोग सामने से इनकार कर दीजिए। वह इनकार नहीं कर सकती है। अब तुम ही बताओ क्या यह ठीक रहेगा, इसलिए मैंने ही उन्हें इनकार कर दिया। उसकी मम्मी ने कहा, कहो इतनी बड़ी बात हो गई और अब मुझसे बता रही है, पहले बताई होती तो इतना तामझाम तो नहीं करती। चलो अच्छा ही है, जो होता है सही होता है। प्रकाश भी शहर में गया है, उसके बिना जाना भी ठीक नहीं रहता, उसके लिए कोई और लड़की देख लेंगे। नैना अपने कमरे में आकर खूब रोने लगती है। जो आंसू कब से छुपाए बैठी थी अब वो बहना चाह रही थी। क्यों भगवान क्यों, नहीं होता बर्दाश्त और मुझसे, कितनी परीक्षाएं लेगा मेरी, थक गई हूँ तेरी परीक्षा देते देते। काश काश सिद्धार्थ आज मेरे साथ होता तो मुझे संभाल लेता, उसकी कंधे पर सिर रखकर जाड़ जाड़ रो लेती, लेकिन वो भी मुझसे रूठकर बहुत दूर चला गया है। कहते हैं कि यदि 2 दिल मजबूती से एक दूसरे से जुड़े हुए हो तो एक दूसरे के एहसास को 7 समुंदर पार भी महसूस कर लेते हैं। आज कितने समय बाद नैना ने सिद्धार्थ को याद किया था। ऐसा नहीं था कि वह उससे भूल गई थी, उसका दिल तो हमेशा सिद्धार्थ के लिए धड़कता था, लेकिन वह कभी खुद को इस बात का एहसास नहीं दिलाना चाहती थी। नैना की याद भर से सिद्धार्थ बेचैन हो उठा था। वह इस बेचैनी को समझ नहीं पा रहा था। वह खुद से कहता है,
यह बेचैनी मुझे अपनी सी लग रही है, बिल्कुल वैसा ही जैसा नैना का एहसास मुझे बेचैन कर देता था। कितना लंबा समय गुजर गया, लेकिन नैना का एहसास आज भी वैसा ही है। वह तो मेरी लाइफ से चली गई, लेकिन उसकी यादें अब तक नहीं गई। मालूम नहीं कहाँ और कैसी होगी। दिल में कई बार आया कि उसे सोशल मीडिया पर ढूंढूं, लेकिन हर बार खुद को रोक लेता हूँ। मेरा तो सब कुछ मेरे पीछे ही छूट गया। इधर नैना लड़की के परिवार वाले से मिलने जाने वाली थी कि राकेश उसे रोक लेता है। कहाँ जा रही हो? नैना उसे कुछ बताना नहीं चाह रही थी, लेकिन राकेश के चेहरे से साफ मालूम चल रहा था कि वो जानता था कि नैना कहाँ जाने वाली है। कैसी लड़की हो? एक लड़की के साथ तुम्हारे भाई ने बलात्कार किया और तुम अपने भाई को बचाने के लिए उसके परिवार के पास जाकर उनके दुखों का कारण बनना चाहती हो। यह पुलिस का काम है और पुलिस को जो करना होगा वही करेगी। नैना ने कहा, तो ठीक है, मैं उसके परिवार वाले से नहीं मिलती हूँ। तुम ही बता दो, पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया? क्यों लड़की का बिना पोस्टमार्टम के ही दाह संस्कार कर दिया गया? राकेश ने कहा, उसके परिवार वाले नहीं चाहते थे, इसलिए पोस्टमार्टम नहीं हुआ। ओह, उसके परिवार वाले नहीं चाहेंगे तो पोस्टमार्टम नहीं होनी चाहिए। जब कोर्ट में तुमसे सवाल किया जाएगा कि पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ, तब तुम क्या जवाब दोगे राकेश? बिना पोस्टमार्टम के तुम इतना यकीन के साथ कैसे कह सकते हो कि भैया ने उस लड़की के साथ कुछ गलत किया था? राकेश ने कहा, पोस्टमार्टम वहाँ किया जाता है जहाँ सबूत न मिले। सारे गांव वाले ने अपनी आंखों से देखा है, यहाँ तक कि तुमने और तुम्हारे पापा ने भी, और यही काफ़ी है कोर्ट में पेश करने के लिए, समझी? नैना ने पूछा, या तुम ही नहीं चाहते हो कि मेरा भैया निर्दोष साबित हो? तुम्हें तो बहुत खुशी हो रही होगी मेरे परिवार को ऐसी बदनामी और बर्बादी में देखकर। तुम चाहते थे ना? याद है तुमने ही कहा था कि तुम्हें इस खेल में बहुत मज़ा आ रहा है। मैं भी थोड़ा थोड़ा तुम्हें समझने की कोशिश कर रही हूँ राकेश। कहीं यह सारा खेल तुम्हारा तो रचाया हुआ नहीं है ना? राकेश कहता है, तौबा तौबा तौबा, कैसी बात कर रही हो? माना कि मेरा व्यवहार तुम्हारे साथ सही नहीं रहा, लेकिन इसका यह मतलब तो नहीं कि मैं इतना घिनौना काम करूँगा। तुम्हारे भैया को फंसाने के लिए इतना नीचे गिर जाऊँगा? क्या इतना मुझे गिरा हुआ समझ रही हो? मुझे भी बहुत दुख होता है, जो हो रहा है वो सही नहीं है, लेकिन तुम ही बताओ। मैं एक पुलिस वाला हूँ, मेरा काम है अपनी आँख और अपने कान पर भरोसा करना, और मैं बस वही कर रहा हूँ। मैं तुम्हें इसलिए इन सब से दूर रहने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि बेवजह तुम फंस जाओगी इन सब में। यह बहुत ही संजीदा केस है, समझी बीबी? नैना को राकेश की बातों पर बिल्कुल भरोसा नहीं था, लेकिन वह यह भी जानती थी कि राकेश उस लड़की के परिवार वाले से आसानी से मिलने नहीं देगा। समय गुजरता रहा, लेकिन प्रकाश को बेल नहीं मिला, या यूँ कहे कि राकेश चाहता ही नहीं था कि प्रकाश जेल से छूटे। उसके दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा था, ना जाने वो क्या सोच रहा था। उसने तो अब तक चार्जशीट भी रेडी नहीं किया था, लेकिन नैना भी कहाँ हार मानने वाली थी। वो भी बेल के लिए इधर उधर भटक रही थी। इधर राजेश जी की तबीयत भी दिन प्रतिदिन खराब होने लगा था, दवा भी बेअसर हो गया था। यकीन करना उनके लिए मुश्किल था कि उनके बेटे ने ऐसा दुष्कर्म किया है। नैना अपने पापा को संभालती तो कभी मम्मी के सवालों का जवाब देती। अब तक नैना ने अपनी माँ को सच नहीं बताया था। हर बार माँ के पूछने पर बहाना बना देती, बाहर भी उन्हें नहीं निकलने देती। उसे डर था कि भैया की सच्चाई माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। एक दिन राजेश जी ने कहा, नैना बेटी, मुझे नहीं मालूम कि मैं कब तक जिंदा रहूँगा। मेरी एक इच्छा है, तेरे भैया को एक बार देखना चाहता हूँ। मुझे विश्वास है कि वो मुझसे झूठ नहीं कहेगा। उससे जानना चाहता हूँ कि सच्चाई क्या है। मेरा मन बार बार यही कहता है कि वो निर्दोष है। नैना ने कहा, आपको कुछ नहीं होगा पापा। मैं वकील से बात करके बेल का इंतज़ाम करने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन लाख कोशिश करने के बाद भी बेल का कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था। एक दिन विवश होकर नैना ने राकेश से कहा, मैंने हर तरह की कोशिश कर लिया, लेकिन भैया का बेल नहीं हो पाया। तुमसे विनती करती हूँ कि बस कुछ दिनों के लिए भैया को जेल से छोड़ दो। एक बार मम्मी पापा उसे देख लेंगे तो उनके मन को शांति मिल जाएगी। राकेश ने कहा, सच, बहुत सुकून मिलता है कि तुम ऐसे मेरे सामने गिड़गिड़ाती हो। चलो, अपनी बीवी के लिए मैं इतना तो कर ही सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे भैया के आने के बाद तुम मेरे साथ वापस घर चलोगी। बोलो, मंजूर है ना? नैना ने हाँ में सिर हिला दिया। राकेश प्रकाश को छोड़ने से पहले उससे अकेले में बात करता है। राकेश ने कहा, प्रकाश, हम तुम्हारे परिवार वाले हैं, इसलिए एक पल के लिए तुम पर यकीन भी कर ले, लेकिन गांव वालों में तुम्हारे प्रति बहुत गुस्सा और आक्रोश है। वह आक्रोश तुम्हारी बहन को, पूरे परिवार को झेलना पड़ रहा है। पहले भी तुम्हारी वजह से काफ़ी बदनामी हुई है। तुम ही बताओ, ऐसी ज़िंदगी किस काम की जिसमें तुम्हारी बहन को जलना पड़ा हो।
तुम्हारी बहन नैना को ना जाने इन दिनों क्या क्या सामना करना पड़ा है। किन किन लोगों की गंदी नज़र उस पर थी। तुम्हारी पापों की सज़ा उससे भुगतना पड़ा। वह तो मैं था कि अब तक उसे प्रोटेक्ट करते आया हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे विश्वास दिला सकते हो कि तुम्हारी वजह से उसे आगे ना कुछ झेलना पड़े। राकेश अच्छी तरह से जानता था कि नैना प्रकाश की कमजोरी है। प्रकाश अपनी बहन के लिए कुछ भी कर सकता था। राकेश उसकी मनोदशा को भांपते हुए कहा, ऐसी बहन सबको मिले, बेचारी ना जाने किसके किसके पास तुम्हारे बेल के लिए गिरगिराना पड़ा था उसे। बताओ, मुझसे भी कुछ नहीं कहा, क्या कहती। बेचारी जानती थी कि अपने ड्यूटी के फर्ज से मैं बंधा हुआ हूँ, लेकिन इन सबसे परे मैं अपनी ड्यूटी को दाव पर रखकर तुम्हें कुछ दिनों के लिए रिहा कर रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि तुम कहीं यह शहर छोड़कर नहीं जाओगे और ना ही ऐसी हरकत करोगे जिससे मेरी ड्यूटी पर खतरा आए। एक बात और, मैं तो तुम्हारी जगह पर रहता तो ऐसा इंतजाम करता जिससे मेरी वजह से मेरे परिवार और मेरी बहन को आगे से तकलीफ ना हो। राकेश की बात सुन प्रकाश के अंदर कुछ टूट सा गया था। वह बिल्कुल बिखर गया था। प्रकाश के घर वापस आने के बाद नैना प्रकाश से कहती है, भैया, मम्मी को अभी तक कुछ भी मालूम नहीं है। और हाँ भैया, आप खुद को अकेला मत समझना, मैं आपको निर्दोष साबित करके ही रहूँगी, लेकिन अभी के लिए मुझे जाना होगा। नैना राकेश के साथ वापस चली जाती है। इधर राकेश की कई बातें प्रकाश के दिमाग में घूमते रहता है। आज रात उसकी माँ उसकी मनपसंद का खाना बनाई थी, जिसे खाकर प्रकाश अपनी माँ की गोद में सिर रखकर कहता है, माँ, मैं बहुत बुरा बेटा हूँ ना, बेटा होने का कोई फ़र्ज नहीं निभा पाया। उसकी माँ ने कहा, ऐसी बातें मत कह बेटा, तू मेरा कलेजा का टुकड़ा है। समझती हूँ कि कुछ दिनों से हमारी ज़िंदगी में बहुत उथल पुथल मची हुई है, लेकिन विश्वास रखो, नैना सब कुछ ठीक कर देगी। प्रकाश बिना कुछ कहे अपने पापा से मिलने चला गया और अपने पिता के पैरों पर गिर के कहता है, पापा, मैं निर्दोष हूँ, मैंने कुछ नहीं किया है। राजेश जी उसे अपने सीने से लगा लेते हैं और कहते हैं, शांत हो जाओ बेटा, अभी मुश्किल घड़ी है, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। प्रकाश अपने कमरे में सोने चला जाता है। इधर नैना जाग रही होती है। रह रह कर उसे अपने परिवार की चिंता सता रही थी। राकेश के चेहरे पर एक अलग ही मुस्कान थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसकी इच्छा पूरी होने वाली थी। बार बार घड़ी की सुइया को टिक टिक करते देख रहा था, जैसे कि कब सुबह होगी। नैना भी सोचते सोचते सो गई थी, लेकिन राकेश जाग रहा था। सुबह का 7 बज चुका था। अचानक ही नैना की नींद खुली और उसके मोबाइल की रिंग बजी और उसने जैसे ही फ़ोन उठाया वह चिल्ला पड़ी। आखिर नैना ने फ़ोन पर ऐसा क्या सुन लिया था? आखिर राकेश रात भर क्यों जागता रहा? वह क्यों सुबह होने का इतना बेसब्री से इंतजार कर रहा था? राकेश की ऐसी कौन सी इच्छा थी जो पूरी होने वाली थी? आखिर इस उलझते रहस्य को नैना कैसे उजागर करेगी? क्या राकेश का सच कभी नैना को मालूम चलेगा? यह हम सब सवालों का जवाब ढूंढेंगे अगले भाग में। तब तक आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए। लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। और आप सभी को मेरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।